ओके सो गाइज लास्ट टाइम हम लोगों का जो टॉपिक जो हुए थे हम लोगों ने रास्टराइजेशन रास्टर स्कैन और वो क्या रहता है वो देखा था हम लोगों ने। और उसके अंदर ये वाला एक एग्जांपल देखा था हम लोगों ने इन रास्टर स्कैन, जहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल टाइप राइटर का एग्जांपल देखा था कि आपके पास जो स्कैनर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल होता है। तो जो हॉरिजॉन्टल स्कैनर है वो लेफ़्ट टू राइट स्कैन करता है और वापस जब वो एक ही डायरेक्शन में करता है, वो लेफ़्ट टू राइट। और वापस जब वो लाइन के एंड में पहुंचता है तो वापस वो खुद को ड्रैग करके वापस कहाँ पे रहेगा, स्टार्ट ऑफ द लाइन। तो जब वो ड्रैग करके खुद को स्टार्ट ऑफ लाइन में लाता है तब थोड़ा बहुत पार्ट आपका इमेज का जो उसको स्कैन करना रहता है वो मिस हो जाता है। एंड वैसे करते करते सारे लाइन स्कैन हो गए, सारा इमेज स्कैन हो गया। एट दी एंड अगर आप देखेंगे तो क्लैरिटी कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है इसकी वजह से। ठीक है, तो ये उसके पॉइंट्स दिए हुए हैं। देन नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपका होता है रैंडम स्कैन। अब रास्टर स्कैन और रैंडम स्कैन में डिफरेंस क्या होता है? रास्टर स्कैन में यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आपको भले यहाँ पे ए ड्रॉ करना है, देखो यहाँ पे वी आर ओनली राइटिंग ए, लेकिन वो ए लिखने के लिए हम लोगों ने पूरा जो स्क्रीन है उसको स्कैन किया है फिर भी। सो मतलब टाइम आपका ज़्यादा जा रहा है। जहाँ पे आपको कोई एक शेप ड्रॉ करना है, कोई एक इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करना है, सिर्फ उतने ही पार्ट में हम लोग ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं है। दैट इज़ रास्टर स्कैन। बट इसका अपोजिट रैंडम स्कैन होता है। रैंडम स्कैन में क्या होता है, आपका जो लेज़र बीम है, यहाँ से ये आपका लेज़र बीम है और वो डायरेक्टली स्क्रीन पे वही पार्ट में हिट करता है जहाँ पे आपको एग्जैक्ट आपका जो शेप है वो ड्रॉ करना रहता है, जैसे यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एग्जैक्ट जो शेप ड्रॉ करना है वहाँ पे ही ये बीम हिट करेगा और स्क्रीन के वही एग्जैक्टली पार्ट में आपका वो स्पेसिफिक शेप ड्रॉ हो जाएगा। बाकी के स्क्रीन में हम लोग कहीं पे कुछ भी स्कैनिंग नहीं कर रहे। सो ये उसका बेनिफिट हो गया। इसका मतलब है कि जो हम लोगों का फर्स्ट वाला जो पार्ट देखा था हम लोगों ने, उससे ये फास्टर चलता है, रैंडम स्कैन इज फास्टर। और ये यहाँ पे डबल कोट्स में अगर आप देखेंगे वो सेम पॉइंट आपको दिया हुआ भी है। द इलेक्ट्रॉनिक बीम डायरेक्टेड ओनली टू द पार्ट ऑफ द स्क्रीन वेयर द पिक्चर इज टू बी ड्रॉन। और उसके आगे क्या हो रहा है, ड्रॉ पिक्चर वन एट अ टाइम रैंडम स्कैन में। ये हम लोग का बेनिफिट होता है। एंड फॉर दिस रीजन आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज वेक्टर। अब देखो वेक्टर का मतलब क्या होता है पता है? वेक्टर का मतलब होता है कि आप कंटिन्यूसली एक चीज़ ड्रॉ नहीं कर रहे। आपने कहीं पे ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया, बाद में जाके ये जो मून है वो ड्रॉ किया, मतलब ऐसा नहीं है कि आप स्क्रीन पे कंटिन्यूसली वही पूरा पार्ट आप एक साथ ड्रॉ करते जा रहे हैं। अगर हम लोगों का रास्टर स्कैन होता था तो रास्टर को कंटिन्यूअस बोलते हैं हम लोग। रास्टर मतलब कंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या होगा कि वो सबसे पहले ये फर्स्ट लाइन में आएगा, फर्स्ट लाइन में जो भी कुछ है वो ड्रॉ करेगा। बाद में सेकेंड लाइन में आएगा तो सेकेंड लाइन में सपोज जो घर है उसका ऊपर वाला पार्ट और मून है उसका हाफ पार्ट वो है तो वो ड्रॉ करेगा। देन थर्ड लाइन में आएगा तो वापस घर के दो लाइंस आएंगे और मून का बचा हुआ पार्ट आएगा। देन फोर्थ लाइन में अगर वो आ रहा है तो वहाँ पे खाली घर के लाइन आ रहा है। देन फिफ्थ लाइन में आएगा तो रेक्टेंगल एक आएगा, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल का पूरा पार्ट आएगा और वर्टिकल रेक्टेंगल का थोड़ा पार्ट आएगा। तो क्या है, कंटिन्यूसली वो लाइन बाय लाइन जो जो चीज़ें आ रहे हैं उसको ड्रॉ करते जा रहा है। बट इंस्टेड ये वाला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज रैंडम स्कैन, या इसको वेक्टर स्कैन या वेक्टर डिस्प्ले भी बोलते हैं। इसका में बेनिफिट क्या होता है, आप स्क्रीन पे रेंडमली कहीं पे भी स्टार्ट करो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने का। जैसे सपोज सबसे पहले मैंने ये वाला रेक्टेंगल ड्रॉ किया, उसके बाद मैंने ये मून ड्रॉ कर दिया, उसके बाद मैं वापस यहाँ पे आऊँगा ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया, उसके बाद लास्ट में मैंने ये घर ड्रॉ किया। सो इसको रैंडम बोलते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस मैंने सीक्वेंस दिया है कि ये पहला ये दूसरा ये तीसरा, या फर्स्ट लाइन में ये आ रहा है तो इसी को मैं बनाऊंगा, ये लास्ट लाइन में आ रहा है तो उसको बाद में बनाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए इसको रैंडम बोलते हैं। रैंडम मतलब कहीं से भी आप ड्रॉ करना चालू करो, कहीं पे भी ख़त्म करो। सो आई होप रैंडम स्कैन का मतलब समझ में आया, ये डायग्राम समझ में आया। और उसी का यहाँ पे देखो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। हम लोगों ने कहीं से तो एक घर ड्रॉ करना चालू किया, पहले मून ड्रॉ किया। सो देखो स्टार्ट से ये देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये फर्स्ट एरो आ रहा है। तो वो फर्स्ट एरो कहाँ पे आ रहा है, डायरेक्टली वो रेक्टेंगल पे आ रहा है। रेक्टेंगल ड्रॉ करके हम लोग सेकेंड रेक्टेंगल पे गए, देन वहाँ से हम लोग थर्ड मून पे गए, मून के बाद फिर हम लोग वहाँ से मून से हम लोग कहाँ पे आए, घर पे आए। ठीक है, सो दिस पैटर्न वी हैव
ओके सो इसके लिए हम लोग इसको रैंडम या वेक्टर स्कैन बोलते हैं. आफ्टर दिस यहाँ पे इसका ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जो भी मैंने आपको डायग्राम में बताया वो. उसके बाद में अब ये ऑब्जेक्ट्स, चाहे आप रैंडम स्कैन यूज़ करो या जो हम लोग का रास्टर स्कैन है जो कंटिन्यूस होता है, आप कहीं पे नोट करके रख सकते हो. रास्टर मतलब कंटिन्यूस, लाइन बाय लाइन वो जाएगा. और वेक्टर मतलब रैंडम, मतलब स्क्रीन पे कहीं पे भी कोई भी एक ड्रॉ वो स्टार्ट करेगा अपने हिसाब से. ठीक है, ये याद रखो. अब ये जो भी कुछ ड्रॉ करेगा वो कोई तो एक मॉनिटर पे करेगा. तो अभी हम लोग मॉनिटर्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स. सो सबसे पहले कलर मॉनिटर आता है, या जिसको हम लोग स्टार्टिंग में जो टीवी जैसे आते थे, बैकग्राउंड उसका बहुत बड़ा रहता था. अभी के जैसे पतले मॉनिटर्स नहीं रहते थे. मैं आपको पिक्चर बता दूं, ये देखो ऐसा कुछ आपके CRT मॉनिटर्स दिखते थे. ओके, ये पीछे एकदम ऐसा बड़ा डब्बा जैसा हुआ करता था, और ये आपका मेन ऐसा कुछ आपका स्क्रीन होता था. सो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका यहाँ से ये वेव आया, यहाँ पे एंटीना है, डायोड है, यहाँ से ये आपके RGB कलर मिक्स हो रहे हैं. देखो यहाँ पे ओके, एक समझता है, ध्यान से देखना. ओके, जाने दो वो. सो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे क्या पता है कि सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों के पास ये आपका वेव आया. वेव मतलब आपने जो सिग्नल्स कैच किए, जैसे पहले अगर हम लोग टीवी देखते थे तो वहाँ पे साथ में एक डिश होता था. सो वो आपका एंटीना के थ्रू वो जो सिग्नल्स है वो कैच किए. देन यहाँ पे मेरे पास एक डिकोडर सर्किट है जो ये सिग्नल्स को डिकोड करेगा. उसके बाद में ये कलर मॉनिटर है. तो कलर मॉनिटर का मतलब क्या हो गया कि ये जो भी सिग्नल्स हम लोगों ने कैच किए वो कहीं ना कहीं हम लोग RGB कलर कॉम्बिनेशन के थ्रू, मैं इमेज को कॉपी करता हूँ आपको प्रॉपर समझेगा. ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने वेव्स पकड़े. वेव्स पकड़ने के बाद में हम लोगों ने उसको ये एंटीना पे लेके आए. एंटीना ने बाद में एंटीना के पास से ये सैटेलाइट से हम लोग के पास सिग्नल्स आए, कोई टीवी शो जो देख रहे हैं हम लोग उसका. उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों ने एंटीना जो होता है अलग से, पहले आपने देखा रहेगा मैच या कुछ भी रहता था तो वो हर किसी के छत पे ऐसे एंटीना रहते थे जो एडजस्ट करना पड़ता था बहुत ज़्यादा. वो एंटीना से हम लोगों ने सिग्नल्स जो है वो कैच किए. उसके बाद वो डिकोडर सर्किट पे आया जहाँ पे ये सिग्नल्स को डिकोड किया हम लोगों ने. अब वो जो भी कलर के थे उसके हिसाब से यहाँ पे ये RGB कलर कॉम्बिनेशन अप्लाई हुआ. उसके बाद यहाँ पे ये लेज़र बीम निकला. देन ये बाकी के जो हम लोगों के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एडजस्टर्स है जो सिग्नल को डायरेक्ट स्क्रीन पे डायरेक्ट करेंगे. एंड देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो जहाँ स्क्रीन के जो पार्ट में जो जो पॉइंट्स अगर ड्रॉ करना है वो सारे यहाँ पे ड्रॉ होंगे एंड ऐसा कुछ आपको आउटपुट मिलेगा. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोग के पास कौन से कलर कहाँ पे कैसे मिक्सचर करना है वो यहाँ से ऐसे पता चलेगा. देखो ये शेडो मास्क होता है या ये ऐसा कुछ होता है जहाँ से ये कलर कॉम्बिनेशन आपके कंबाइन होता है इस पर. ठीक है, सो ये आपका पैटर्न है. अब उसको ही हम लोग अगर नोट्स में देखेंगे, सो याद रखो वो जो डब्बे जैसा पहले टीवी आते थे वो भी सेम होते थे और वैसे ही कंप्यूटर्स आते थे. अभी आपके टीवी अगर LCD LED टाइप हो गए तो वो आपके कंप्यूटर के मॉनिटर्स भी वो सेम पैटर्न हो गए. दोनों में सेम ही कंसेप्ट अप्लाई होता है. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फर्स्ट जो है हम लोगों का टाइप जो है CRT कलर मॉनिटर में वो है बीम पेनिट्रेशन मेथड. अब इसका अगर बेसिक पढ़ेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या बोला आपको, टू लेयर्स ऑफ फॉस्फर है यहाँ पे, रेड और ग्रीन दो है. और ये कौन सा टेक्निक अप्लाई कर रहा है, रैंडम स्कैन अप्लाई कर रहा है. जो हम लोगों ने रास्टर और रैंडम दो अभी टाइप पढ़े उसमें से रैंडम स्कैन ये यूज़ कर रहा है. उसमें क्या बोला है, अ बीम ऑफ स्लो इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करेगा, रेड कलर जनरेट करेगा, आउटर रेड होगा. और वेरी फास्ट इलेक्ट्रॉन्स अगर पेनिट्रेट होंगे, सो पेनिट्रेट थ्रू द रेड लेयर एंड एक्साइट्स द इनर ग्रीन लेयर. सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, इंटरमीडिएट बीम स्पीड कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड ग्रीन. मतलब एकदम स्लो कोई इलेक्ट्रॉन्स अगर आ रहे हैं उसका कलर जो है वो कौन से लेयर पे आएंगे, रेड पे आएंगे. बहुत फास्ट जो है वो ग्रीन पे लैंड होंगे. और जो ज़्यादा स्लो भी नहीं है ज़्यादा फास्ट भी नहीं है, इंटरमीडिएट लेवल पे है,
वो उनके पास कॉम्बिनेशन आएगा रेड और ग्रीन का। इट मीन्स स्क्रीन पे जब अगर कोई आप बीम थ्रो कर रहे हैं, तो अगर आपको उसको रेड कलर में बताना है तो हम लोग उसका स्पीड बहुत स्लो करेंगे, आपको उसको ग्रीन कलर में बताना है तो हम लोग उसका स्पीड फास्ट करेंगे। तो सपोज कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर बाइक है, एक बाइक अगर 10 किलोमीटर के स्पीड पे अगर चल रहा है तो वो रेड लेयर में आएगा। अगर वो 100 के ऊपर 120 स्पीड पे चल रहा है तो वो ग्रीन में आएगा। अब 120 से अगर वो 100 पे आया तो लाइट ग्रीन हो जाएगा, बराबर है। देन अगर 100 के नीचे आया और 20-30 किलोमीटर के ऊपर गया तो वो फिर ग्रीन और रेड के बीच में के अलग अलग शेड्स पे जाएगा, ऐसा होगा। और उसके आगे अगर आप देखेंगे 2 एडिशनल कलर्स है हम लोग के पास, ऑरेंज आएगा एंड येलो आएगा। और उसके हिसाब से यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर अलग अलग कलर्स दिखेंगे। तो मेनली यहाँ पे आपके पास जो लेयर है उसमें जो फॉस्फर है उसमें आपके 2 ही लेयर्स है, 2 ही कलर्स है, रेड और ग्रीन। अब उसी के हिसाब से आप अगर ये जो डायग्राम पहले हम लोगों ने पढ़ा था उसमें आप देखो कि आपको यहाँ पे फॉस्फर दिखेगा। यस, एज यू कैन सी फॉस्फर हियर। तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे वी हैव रेड, ग्रीन एंड ब्लू, RGB, 3 फॉस्फर्स है। और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें कौन से है, 2 ही फॉस्फर है। सो ऐसे आपके कलर कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ओके, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दिए। नेक्स्ट वी हैव शेडो मास्क मेथड। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, वी हैव 3 फॉस्फर्स। आपने अभी हम लोगों ने जो डायग्राम देखा था वो शेडो वाला था, और उसका जो कॉमन पैटर्न जो है वो कौन सा है, रास्टर स्कैन है। ठीक है, कलर टीवी में हम लोग ये पैटर्न यूज करते थे। जो अभी मैंने आपको डायग्राम बताया था, पिक्चर बताया था, वो इसका था, जिसमें रेड लाइट होगा, ग्रीन एंड ब्लू, ऐसे 3 होंगे, बराबर है। सो ये पैटर्न कुछ ऐसा चलेगा। RGB इलेक्ट्रॉनिक गन है, और आपको क्या बताना है, ये 3 का कॉम्बिनेशन होगा जो स्क्रीन पे डायरेक्ट फोकस होगा ट्राइंगल डॉट के हिसाब से। और CRT इलेक्ट्रॉनिक गन जो है उसमें क्या होंगे, शेडो मास्क होगा। अभी जो मैंने आपको डायग्राम बताया था वो ये शेडो मास्क वाला था, जहाँ पे ये शेडो मास्क के थ्रू जाते हुए आपके जो कलर्स है वो स्क्रीन पे ड्रॉ होंगे। ये 2 डिफरेंस है उसका। सो फॉस्फर डॉट पैटर्न फॉर अ शेडो मास्क CRT में ये 3 के कॉम्बिनेशन कहीं पे भी जो है वो यहाँ पे आएंगे। ओके, ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो होता है। और कलर कॉम्बिनेशन कैसे रहेंगे, अगर मेरे पास जो कलर है वो अगर 2 ही कलर है, या फिर अगर सपोज 3 कलर है, 3 बिट कलर है, तो यहाँ पे वो ये पैटर्न होगा, रेड 0 है, ग्रीन 0 है, ब्लू 0 है, तो आपको कलर ब्लैक मिलेगा। देन रेड और ग्रीन 0 है, ब्लू है, तो खाली ब्लू कलर ही मिलेगा। तो ये सबके कलर कॉम्बिनेशन कैसे रहेंगे वो एक टेबल दिया है यहाँ पे, वो यहाँ पे आपको बताया। देन उसके आगे नेक्स्ट जो है वो है डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब। डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब जो है वो हम लोगों का, यहाँ पे आप देखो, अल्टरनेटिव मेथड फॉर मेंटेनिंग अ स्क्रीन इमेज इज टू स्टोर द पिक्चर इन्फॉर्मेशन इनसाइड अ CRT इंस्टेड ऑफ रिफ्रेशिंग द स्क्रीन। सो कंटिन्यूस रिफ्रेश जो करते हैं वो आपको यहाँ पे वापस करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब है, स्टोर द पिक्चर इन्फॉर्मेशन एज चेंज डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट बिहाइंड द फॉस्फर कोटेड स्क्रीन। 2 इलेक्ट्रॉनिक गन्स रहेंगे, प्राइमरी गन टू स्टोर द पिक्चर पैटर्न, और फ्लड गन रहेगा टू मेंटेन द पिक्चर डिस्प्ले। मतलब 2 गन है, एक स्क्रीन के ऊपर जो अलग अलग पिक्चर्स जो देते जाना है, आपको डिस्प्ले करना है, वो यहाँ पे होगा। और प्राइमरी गन क्या करेगा, बफर के जैसे काम करेगा, जिसमें जो भी इमेजेस आ रहे हैं वो यहाँ पे सेव रहेंगे। एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको बेसिक दिए हुए देख लेना, कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, इसके लिए फटाफट हम लोग कर रहे हैं। देन नेक्स्ट जो है वो है फ्लैट पैनल डिस्प्ले। अभी के जो हम लोग टीवी या कुछ देखते हैं वो आपको ऐसे फ्लैट पैनल डिस्प्ले वाला मिलेगा। तो उसका एडवांटेज क्या है, एक तो उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, मतलब छोटा हो गया, वेट कम हो गया, पावर रिक्वायरमेंट भी कम हो गया। सो CRT मॉनिटर्स जितना आपका पावर यूज़ करते थे उससे ये बहुत कम है। CRT मॉनिटर से बहुत ज़्यादा पतले है, आप इजीली उसको वॉल पे माउंट कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी आपको छोटे डिवाइस मिलते हैं जिसको आप हाथ पे पहन सकते हैं, बड़े से मोबाइल टाइप जो स्क्रीन रहते हैं वैसे। सो ये सब आपके फ्लैट पैनल डिस्प्ले हो गए। सो कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, छोटे टीवी में, कैलकुलेटर, पॉकेट वीडियो गेम, हर जगह पे, बहुत सारी जगह पे। पोर्टेबल नोटपैड मॉनिटर्स होते हैं आपके, उसमें यूज़ होंगे। देन फ्लैट पैनल डिस्प्ले 2 कैटेगरी रहेंगे, एमिशन डिस्प्ले होगा, एमिसिव डिस्प्ले एंड नॉन एमिसिव डिस्प्ले।
एमिसिव डिस्प्ले क्या बोला है, लाइक प्लाज्मा पैनल्स रहते हैं, थिन फ्लेम इलेक्ट्रो इम्यूनिसेंट होते हैं, या एलईडी बल्ब्स जो होते हैं हम लोगों के, वो ये इमिसिव डिस्प्ले होगा, एलईडी स्क्रीन वाले, और नॉन एलईडी वाले एलसीडी होंगे। सो मतलब याद रखो, जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले उसके दो टाइप है। एमिसिव डिस्प्ले मतलब एलईडी टीवी जो हम लोग बोलते हैं वो आएंगे, या एलईडी स्क्रीन आएंगे, और नॉन एमिसिव डिस्प्ले में एलसीडी स्क्रीन आएंगे। तो एलसीडी स्क्रीन क्या बोला है, दिस डिवाइस यूज ऑप्टिकल इफेक्ट टू कन्वर्ट सनलाइट और अ लाइट फ्रॉम सम अदर सोर्स इनटू ग्राफिक्स पैटर्न। प्लाज्मा पैनल्स, जैसे यहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो है, ओके उसके आगे नेक्स्ट है प्लाज्मा पैनल, गैस डिस्चार्ज डिस्प्ले, रीजन बिटवीन टू ग्लास प्लेट्स विद अ मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट यूजुअली इंक्लूड नियॉन। सो यहाँ पे आपको वही सारे दिए हुए हैं, एलईडी कैसे काम करेगा, एलसीडी क्या रहेगा, वो बेसिक पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक बार देख लेना। ये सारे आपके सिलेबस में है, वही मैंने ऐड किया है यहाँ पे टाइप्स। सो आपको एमसीक्यू के लिए भी आ सकता है, कौन से कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, उसका टेक्निकल नाम हम लोग क्या देते हैं। तो जो जो हाईलाइट किए हुए पॉइंट्स उसको ध्यान से याद रखना, एमसीक्यूज़ में आपको हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है अभी, ये सारे स्क्रीन सब कुछ पढ़ने के बाद में, वो है वीडियो बेसिक्स। वीडियो क्या होता है सबको पता है, एक एग्जांपल देख ले। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव अ वीडियो, सो उसके नीचे अगर आप देखेंगे वी हैव सेट ऑफ फ्रेम्स, और ये फ्रेम्स को आप कोई तो एक स्पीड पे यहाँ पे आप एडजस्ट करते हैं, बराबर है, और उसके हिसाब से ये वीडियो में आपको मूविंग इफेक्ट दिखेगा। और आप इसको अगर बहुत हायर रेट पे अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये फास्ट चलेगा, इसको स्लोअर रेट पे करेंगे तो ये स्लो चलेगा, स्लो मोशन, बराबर है, और इसको अगर मीडियम रखेंगे तो ये नॉर्मल स्पीड पे चलेगा। तो कोई एक सॉन्ग, कोई एक एक्शंस जो होते हैं हीरो के साइड से, कोई एक डांस मूव्स होता है, उसको आपको कितना स्पीड पे बताना है, वो हम लोग यहाँ से इसका रिफ्रेश रेट जो है वो चेक करते हैं। रिफ्रेश रेट मतलब पर सेकेंड कितने फ्रेम्स यहाँ पे स्वैप होंगे, जिससे ये मूविंग इफेक्ट दे, राइट, इसको हम लोग वीडियो बोलते हैं। सो हर एक जगह पे वही होता है, अगर कोई फास्ट एक्शंस अगर चल रहे हैं तो यहाँ पे देखो ये सेट ऑफ आपके इमेजेस है इन बिटवीन, और ये इमेजेस को हम लोग एक सीक्वेंस में रखते हैं, और ये जो सीक्वेंस में प्ले होंगे मतलब 30 to 40 इमेजेस या 30 to 60 इमेजेस पर सेकेंड, उसके हिसाब से आपका यहाँ पे एक मूविंग वीडियो इफेक्ट मिलेगा, राइट। और उसके लिए आपके कौन से दूसरे उसको वीडियो एडिट करने के लिए कौन से टूल्स हैं वो यहाँ पे एग्जांपल दिए। देन अगर एनिमेशन अगर आपको अप्लाई करना है, सो यहाँ पे हम लोग मल्टीपल लेयर्स ऐड करते हैं, तो मल्टीपल लेयर्स ऐड करने का आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, लाइक वी ऐड मल्टीपल लेयर्स, जिसमें से एक लेयर में आपका नॉर्मल वीडियो होगा, दूसरी लेयर में आपका सॉन्ग होगा, तीसरी लेयर में कोई रिकॉर्डिंग आ सकता है, फोर्थ लेयर में वो जो आपका नॉर्मल जो रिकॉर्डिंग है उसके ऊपर कोई एनिमेशन, कोई नाम दिखाना है आपको, कोई मैसेज दिखाना है, वो आ सकता है। और ये सबको आप कोई एक स्पेसिफिक स्पीड पे चलाएंगे, बराबर है। सो ये आपका बेसिक हो गया अबाउट वीडियो। सो यहाँ से अगर आप देखेंगे अभी वीडियो क्या होगा, वीडियो और अ मूविंग इमेज क्रिएटेड फ्रॉम सीक्वेंस ऑफ स्टिल इमेजेस। वीडियो आर मूविंग सीक्वेंस ऑफ स्टिल इमेजेस, जिसको हम लोग फ्रेम्स बोलते हैं। और अभी आपको एनिमेशन बताना है या नॉर्मल मूवी बताना है, उसके हिसाब से सेट ऑफ फ्रेम्स को हम लोग पर सेकेंड स्वैप करेंगे, और उसका स्वैपिंग रेट के हिसाब से आपको वो वीडियो या मूवी जो है वो नॉर्मल स्पीड पे दिखेगा या हायर स्पीड पे दिखेगा। सो बाय रिकॉर्डिंग एंड देन प्लेइंग बैक फ्रेम्स इन अ क्विक सक्सेशन एन इल्यूजन ऑफ अ मूवमेंट इज क्रिएटेड। मतलब आप उसको इतना स्पीड पे चला रहे हैं जिससे आपको एक इल्यूजन आता है कि हाँ ये कोई एक एक्टर मूवी कुछ तो है जो वो भाग रहा है, चल रहा है, बोल रहा है, ये होगा। और ऐसे हम लोग कॉम्बिनेशन करके एक सेट ऑफ फ्रेम्स को 100, 200, 500 फ्रेम्स को आप कंबाइन करते हैं, उसको हम लोग क्लिक बोलते हैं। अलग अलग वीडियो फ्रेम्स फॉर्मेट्स हैं हम लोग के पास, कोड सी या कंप्रेसर बोलते हैं। फ्रेम रेट उसका डिफाइन होगा, फ्रेम साइज डिफाइन होगा, एस्पेक्ट रेशियो मैंने आपको बहुत बार बताया वो होगा, पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो क्या हो सकता है, कॉमन फॉर्मेट्स आपके कौन से रहेंगे वो दिया है। देन टेप बेस्ड बहुत सारे फॉर्मेट्स है वो यहाँ पे बताया आपको।
कोडसी क्या है बेसिकली? कोडसी आर अ कंप्रेसर. तो कोडसी इज अ शॉर्ट फॉर अ कोडर डिकोडर एंड डिस्क्राइब्स द मेथड इन विच वीडियो डेटा इज बेसिकली एनकोडेड इनटू अ फाइल एंड डिकोडेड व्हेन इट इज प्लेड बैक. इसको हम लोग कोडसी बोलते हैं. तो जब अगर आप एक वीडियो फॉर्मेट में कोई एक वीडियो को स्टोर कर रहे हैं तो इसको हम लोग एनकोड कर रहे हैं इनटू एनी फाइल, MP4, MKV, 3GP, कोई भी एक टाइप में हम लोग उसको स्टोर कर रहे हैं. और जब डिकोड करेंगे मतलब मैं ये फाइल को एक मीडिया प्लेयर के थ्रू ओपन कर रहा हूँ, इट माइट बी VLC मीडिया प्लेयर. तो वो क्या होगा, ये सेम फाइल डिकोड होगा और प्ले होगा. मोस्ट वीडियो इज कंप्रेस ड्यूरिंग एनकोडिंग एंड सो द टर्म कोडसी या कंप्रेसर हम लोग यूज करते हैं सिंपली. अब कोडसी जो है ना, दे कैन बी ऑफ अ लॉसलेस और विच मीन्स दे कैन नॉट थ्रो अवे एनी डेटा, और ये लॉस ही नहीं है. अगर मेरे पास एक MP4 HD मूवी है, उसको अगर मैं 3GP में कन्वर्ट करता हूँ, मतलब मोबाइल वर्जन में, लैपटॉप वर्जन से मोबाइल वर्जन में, तो आपका जो मूवी है उसका साइज़ जो है वो सपोज़ आपका MP4 मूवी का साइज़ सपोज़ 1 GB है और मोबाइल वर्जन 3GP में वो उसका सेम साइज़ जो है वो अप्रॉक्स आपका कम होके 100-200 MB तक पहुंच जाएगा. तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, हम लोग MP4 टू 3GP कन्वर्टर, ओके, फॉर 1 GB. तो अगर मैं 1 GB का फाइल अगर कन्वर्ट करता हूँ, सो मुझे कितना छोटा करके देगा वो यहाँ पे बता रहा है. कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी यहाँ पे बता रहा है. आपके पास ऑलरेडी कन्वर्टर्स है. तो जब अगर मैं 1 GB के फाइल को अगर मैं 3GP में अगर कन्वर्ट करूँगा, दैट इज़ मोबाइल वर्जन में, है ना. ये देखो क्या बोला है, अगर आपके पास MP4 फाइल है तो आप उसको 3GP में कन्वर्ट कर सकते हो. अब यहाँ पे कन्वर्जन जो होगा वो लॉसी टाइप का कन्वर्जन होगा. मतलब आपने एक बड़े HD मूवी को एक बार मोबाइल वर्जन में कन्वर्ट कर दिया, देन देर इज़ नो वे टू कन्वर्ट दैट 3GP मूवी बैक टू MP4. इसको लॉसी बोलेंगे. मतलब आप जब मूवी को कंप्रेस कर रहे हैं, उसका साइज़ छोटा कर रहे हैं ना, तो वो जो भी एक्स्ट्रा डेटा जो है ना वो आपका जो कन्वर्टर है वो फेंक देगा. ठीक है. जबकि कोडसी में ऐसा नहीं होता है. कोडसी इज अ लॉसलेस. लॉसलेस मतलब यहाँ पे आपका जो डेटा है और उसका जो मेन क्लैरिटी है, उसका जो मेन क्वालिटी है वो लॉस नहीं होता है. इसके लिए हम लोग इसको लॉसलेस बोलते हैं. तो वो जब भी अगर कोई मूवी को कोई डेटा को अगर कंप्रेस कर रहा है तो वो लॉसलेस वे में कर रहा है. मतलब स्टोर करने के टाइम पे मैं सपोज उसको स्टोर कर रहा हूँ इन 700 MB, 800 MB, लेकिन जब हम लोग प्ले करेंगे तो वापस आपको HD क्वालिटी मिलेगा. मतलब वो डिकोड करने के टाइम पे वापस मूवी को ओरिजिनल क्वालिटी में ला सकता है. लेकिन लॉसी टाइप जो है, मतलब मैंने अगर MP4 से 3GP में अगर कोई एक वीडियो को अगर कन्वर्ट कर दिया तो वो उसका क्लैरिटी, उसका क्वालिटी जो है वो एक बार लॉस हो गया, तो उसके बाद मैं वापस 3GP मूवी जो सपोज मेरे पास जो ओरिजिनल मूवी था उसका साइज़ था सपोज 800 MB. ठीक है, 800 MB से मैंने 3GP में कन्वर्ट किया तो वो 100 MB का हो गया मूवी. अब अगर वही सेम 100 MB के मूवी को अगर मैं वापस HD क्वालिटी पे लाने की ट्राई करूँगा तो नहीं होगा, क्योंकि वो लॉसी वे में हम लोगों ने कन्वर्ट किया है. मतलब एक बार जो उसका क्वालिटी लॉस हो गया, एक बार जो हम लोगों ने उसका साइज़ कम कर दिया, तो वापस हम लोग कुछ भी करके उसको वापस अपने ओरिजिनल साइज़ में नहीं ला सकते. ठीक है. सो लॉसलेस जो है ये वीडियो को एक लिमिट तक कंप्रेस करता है, क्योंकि वापस इसको वो सेम वीडियो को अपने ओरिजिनल साइज़ में, अपने ओरिजिनल क्वालिटी में वापस लोगों को डिस्प्ले करने रहता है. तो यहाँ पे कंप्रेशन जो है वो आपका एक लिमिट तक होता है. लॉसी में आपका कंप्रेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज एक बार आपने कंप्रेस करने के बाद में आप वीडियो को अपने ओरिजिनल क्वालिटी में वापस नहीं ला सकते. इसके लिए लॉसी को हम लोग बेसिकली तभी यूज़ करते हैं जब आपको कोई एक वीडियो को परमानेंटली कंप्रेस कर देना है. ठीक है, जैसे मोबाइल वर्जन बनाना है.
फ्रेम क्या होता है, आपका जो वीडियो होता है उसका एक सिंगल स्टिल इमेज जो होता है उसको फ्रेम बोलते हैं। और ऐसे सेट ऑफ फ्रेम्स को आप कंबाइन करके कोई एक स्पीड पे चलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, वीडियो मिलेगा, मूविंग इफेक्ट मिलेगा। हायर द नंबर ऑफ पिक्सल्स द मोर एक्यूरेट द इमेज, मतलब ये जो फ्रेम्स है इसके अंदर रिजोल्यूशन उसका जितना हाई रहेगा, रिजोल्यूशन हाई होने का मतलब नंबर ऑफ पिक्सल्स जो है वो जितने ज़्यादा हाई रहेंगे उतना रिजोल्यूशन हाई रहेगा। फ्रेम साइज क्या होगा, फ्रेम साइज में आपको यहाँ पे क्या बोला है, हाइट एंड विड्थ ऑफ दैट फ्रेम, बराबर है। सो जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि 4:3 फ्रेम है तो वो टाइम पे क्या होगा, क्या पिक्सल साइज रहेगा वो बताया यहाँ पे। अगर 16:9 है तो क्या फ्रेम साइज रहेगा वो बताया, मतलब आपके इमेजेस जो डिस्प्ले होंगे उसका हाइट और विड्थ जो है वो चेंज होगा। आई गिव यू वन एग्जाम्पल, ये देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव दिस वीडियो, ओके, इसको मैंने फुल स्क्रीन पे डाल दिया। अब इसका एस्पेक्ट रेशियो में चेंज कर रहा हूँ। सो फिलहाल इसके अंदर जो इमेज दिख रहा है आपको, इसका हाइट एंड विड्थ अलग है। जब मैं इसका एस्पेक्ट रेशियो चेंज करूंगा, देखो यहाँ पे आपको उसका एस्पेक्ट रेशियो चेंज हुआ, ये इमेज पहले जो था उससे फुल स्क्रीन पे आ गया, हाइट एंड विड्थ जो है वो उसका चेंज हो गया, मतलब मेरे स्क्रीन को मैच करने के हिसाब से इसने अपना हाइट एंड विड्थ जो है ये फ्रेम का वो चेंज कर दिया। देन अगेन 4:3 4:3 का मतलब क्या था, हम लोगों ने जो नोट्स में देखा, नोट्स में आपको 4:3 अगर फ्रेम साइज है तो उसका रिजोल्यूशन क्या बता रहा था, देखो 4:3 के लिए आपका रिजोल्यूशन क्या था यहाँ पे, 768 पिक्सल विड्थ एंड 720 वाइड होगा, बराबर है। सो ये नॉन स्क्वायर टाइप है, नॉन स्क्वायर टाइप मतलब एग्जैक्टली 720 नहीं है। सो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ये जो वीडियो अभी हम लोग देख रहे हैं ये भी एग्जैक्टली स्क्वायर नहीं है, 720 नहीं है। अभी वापस मैंने चेंज किया 1:1, ये एग्जैक्ट स्क्वायर हो गया, ठीक है। देन यहाँ पे 16:10 हो गया, मतलब विड्थ जो है उसका वो बढ़ गया, हाइट उसका कम हो गया। देन ये एस्पेक्ट रेशियो मूवी टाइप हो गया, विड्थ उसका एक्सट्रीम हो गया, फुल स्क्रीन हो गया, हाइट उसका थोड़ा छोटा हो गया, मूवी मोड आ गया, थिएटर मोड आ गया। अगेन इसमें आपका हाइट और थोड़ा छोटा हो गया, और थोड़ा छोटा हो गया हाइट, विड्थ सेम है। एंड अगेन 5:4, मतलब 5:4 का मतलब क्या आ गया, 5 पिक्सल्स आपके एक्स एक्सिस पे है तो उसके सामने 4 पिक्सल्स आपके वाई एक्सिस पे, इट्स लाइक दैट। ये आपका डिफॉल्ट मोड हो गया। सो ये जो पार्ट है ये सेम अगर आप नोट्स में देखेंगे, सो नोट्स में आपको वही दिया हुआ है। सो दैट्स आर फ्रेम साइज, जो अलग अलग एस्पेक्ट रेशियो है हम लोगों के। तो फ्रेम एस्पेक्ट रेशियो वही मैंने बता दिया, आपका फ्रेम का जो साइज है उसके हिसाब से आपके ये एस्पेक्ट रेशियो जो है वो चेंज होता है, बराबर है। मैंने आपको बता दिया वाइड स्क्रीन में कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग, 16:9 वाला। सो हम लोग जब पीपीटी या कुछ बनाते हैं उसके लिए भी ये सेम ऐसे ही हम लोग एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट करते हैं, जिसके हिसाब से आपका फ्रेम जो है या पीपीटी जो है वो फुल स्क्रीन दिखेगा या सेंटर ऑफ स्क्रीन में दिखेगा वो पता चलेगा। नेक्स्ट इज फ्रेम रेट। फ्रेम रेट का मतलब फ्रेम्स पर सेकेंड। तो फ्रेम्स पर सेकेंड में अगर आप देखेंगे वीडियो कैमरा जो है उसमें 25 फ्रेम्स पर सेकेंड आता है। तो वीडियो कैमरा से जब आप अगर आप कुछ रिकॉर्ड करते हैं तो वो क्या करता है, वीडियो कैमरा पर सेकेंड, अगर आप कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं दैट मीन्स पर सेकेंड वो 25 फ्रेम्स कैप्चर करता है। यूएसए और जापान में ये सेम फ्रेम रेट जो है वो थोड़ा सा अलग है। उसके आगे अगर आप देखेंगे एनिमेशन जब वर्क अगर हम लोग करते हैं बाय रिकॉर्डिंग ईच फ्रेम इंडिविजुअली, फॉर एग्जांपल स्टिल कैमरा एंड देन प्लेइंग देम बैक एट अ फ्रेम रेट, तो वो टाइम पे एनिमेशन के लिए अगर आप देखेंगे वर्क विद द लोअर फ्रेम रेट कितना होता है 12 FPS, 12 फ्रेम्स पर सेकेंड। सो लेस आर नीडेड फॉर अ सेम लेंथ वीडियो। देन टाइम कोड होता है। टाइम कोड का मतलब क्या होता है, टाइम कोड हाउ ड्यूरेशन ऑफ द वीडियो इज मेजर्ड। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आवर्स, मिनट, सेकेंड्स और हम लोगों के लास्ट में जो होगा यहाँ पे फ्रेम्स का कैलकुलेशंस आएंगे। सो यहाँ पे देखो आपको दिया है ना, डिवाइड इनटू आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स एंड वो टाइम पे कितने फ्रेम्स हम लोग बता रहे हैं वो यहाँ पे आएगा। सो ये टाइम कोड हो गया।
सो आप अगर कभी ऐसे टाइम कोड देखोगे तो याद रखना, अभी फर्स्ट जो नंबर रहेगा वो आवर्स रहेगा, उसके बाद मिनट्स होते हैं, उसके बाद सेकेंड्स होते हैं, और लास्ट वाला जो रहता है वो फ्रेम्स आते हैं। मतलब यहाँ पे अगर 1 मिनट 22 सेकेंड्स ऐसा कुछ बता रहा है, 1 hour 22 minutes 6 seconds, एंड उसके लास्ट में जो नंबर होगा वो फ्रेम्स रहेंगे कि वो स्पेसिफिक सेकेंड पे हम लोग कितने फ्रेम्स डिस्प्ले कर रहे हैं टू मेक दैट वीडियो मूविंग उसके लिए। अब स्कैनिंग मेथड क्या रहेंगे, हम लोगों ने ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ा था, सो सेम यहाँ पे आपको दिखा रहा है। वीडियो फ्रेम इज डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन बाय स्कैनिंग ईच हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टू फॉर्म एन इमेज। तो अगर मैं कोई एक वीडियो कैप्चर कर रहा हूँ तो वो टाइम पे मैंने जो कैमरा ऑन किया है वो क्या करेगा, कैमरे के सामने जो भी इमेजेस है उसको वो स्कैन करेगा, राइट। और वो स्कैन कैसे करेगा, लेफ़्ट टू राइट पैटर्न में, जिससे वो पूरा इमेज को लेफ़्ट टू राइट पूरा स्कैन करेगा। सो मल्टीपल स्कैनर्स जो है वो एक साथ काम करेंगे, तब जाके वो इमेज स्कैन होगा और उसको हम लोग रीजनरेट करेंगे, जिसके बेस के ऊपर आपका एक इमेज फॉर्म होगा, और ऐसे सेट ऑफ इमेजेस या फ्रेम्स को हम लोग कंबाइन करेंगे वीडियो बताने के लिए, ठीक है। सो स्कैनिंग मेथड जो है वो ये डिस्क्राइब करेंगे कि कोई एक इमेज को आप स्कैन कैसे करेंगे। सो स्कैनिंग में क्या होगा, मल्टीपल स्कैनर्स काम करेंगे। अभी आप अगर कोई एक वीडियो अगर आप कैप्चर कर रहे हैं तो वो टाइम पे सपोज अगर कोई एक पर्सन बाइक या साइकिल चला रहा है, आप उसको कैप्चर कर रहे हैं, और आपके स्कैनर्स अगर स्लो काम कर रहे हैं ना, तो वो पर्सन जो साइकिल चला रहा है वो चलाते चलाते आगे भी निकल जाएगा, आप उसको रिकॉर्ड करोगे उसके पहले। इट मीन्स कि आपको बहुत क्विकली उसको रिकॉर्ड करना है, उसके हर एक मूवमेंट को, जैसे जैसे उसके मूवमेंट्स चेंज होंगे वो हर एक पार्ट, हर एक नैनो सेकेंड का इंफॉर्मेशन जो है वो कैप्चर होता है, गेटिंग। और वो जो इंफॉर्मेशन कैप्चर हो रहा है उसको हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हम लोग के पास मल्टीपल स्कैनर्स हम लोग को चलाने पड़ेंगे, और वो जो स्कैनर्स है वो एक साथ मल्टीपल स्कैनर्स काम करेंगे फॉर वन स्पेसिफिक पर्पस। लाइक यहाँ पे आपको इंटरलेस्ड टाइप स्कैनिंग बोला है, तो उसमें क्या होगा, आइदर वी आर गोइंग टू स्कैन ऑड लाइन्स देन इवन लाइन्स, और वाइस वर्सा। और अगर सारे लाइन्स हम लोग 1 by 1 स्कैन कर रहे हैं उसको प्रोग्रेसिव टाइप ऑफ स्कैनिंग बोलते हैं हम लोग, जो यहाँ पे आपको दिया है। सो मतलब ऑटोमेटिक सीक्वेंस में जाएंगे 1 2 3 4 5 लाइक दैट। और सेकेंड जो होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले इवन लाइन स्कैन करेंगे बाद में ऑड, या फिर पहले ऑड लाइन स्कैन करेंगे बाद में इवन लाइन स्कैन करेंगे, या फिर वी हैव मल्टीपल स्कैनर्स, few scanners are dedicated for even lines and few scanners are dedicated for odd lines. It goes like that. So interlaced का मतलब क्या होगा, interlaced describes the method of recording a video where each frame consists of two fields which are combined interlaced together to form a complete frame. Like HDTV, मतलब नॉर्मल जो हम लोग पुराने जो हम लोग के DVD प्लेयर्स होते थे, या पहले जो हम लोग TV देखते थे, HD चैनल्स नहीं थे, वो टाइम पे ये इंटरलेस स्कैनिंग पैटर्न ही यूज़ होता था टू डिस्प्ले अ वीडियो। अपर फील्ड होता था दैट इज ऑड लाइन्स, और लोअर फील्ड को हम लोग बोलते हैं इवन लाइन्स। सो आपके एक इमेज में सपोज अगर एक आपका, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट, ओके मैं आपको एक बता देता हूँ। सो देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, ये पिक्सल इमेज है हम लोगों का, सपोज दिस वन, ओके। सो ये एक इमेज अगर आपको डिस्प्ले करना है ना, तो ये जो आपको यहाँ पे जो लाइंस दिख रहे हैं ना, दिस इज फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ, फिफ्थ, लाइक दैट, इट गोज ऑन लाइक दैट। सो यहाँ पे अगर आप नंबर देखेंगे तो 400 by 400 हम लोग के पास पिक्सल्स है। सो ये फर्स्ट रो है, दिस इज फर्स्ट रो, इसका ये आपका ऑड के अंदर आएगा, देन ये इवन में आएगा, देन ये ऑड में आएगा, देन ये इवन में आएगा, ये ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, इट गोज लाइक दैट। इंटरलेस्ड मतलब एक लाइन छोड़ के एक लाइन स्कैन करो, एक लाइन छोड़ के एक लाइन स्कैन करो। तो अगर मैं 1 से चालू करूंगा तो 2 वाला स्किप करूंगा, मैं 3 को स्कैन करूंगा, देन 4 वाला स्किप करके 5 को स्कैन करूंगा, देन 6 वाला छोड़ के 7 को स्कैन करूंगा। मतलब
अगर मैं स्कैनिंग अगर 1 से चालू करूंगा तो सारे ऑड नंबर वाली लाइन सबसे पहले मैं स्कैन करूंगा, देन सारे इवन नंबर वाले लाइन सबसे बाद में स्कैन करूंगा। तो आप देखो कि अगर मेरे पास एक स्कैनर है जिसने सारे ऑड नंबर वाले लाइन स्कैन किए, मतलब आधा इमेज उसके पास है। देन सेकेंड स्कैनर है जिसने सारे ऑड नंबर वाले जो लाइन्स है वो स्कैन किए, मतलब आधा ये इमोजी का इमेज उसके पास है। और फाइनली जब आप ऑड एंड इवन दोनों को कंबाइन करेंगे तब जाके तो स्क्रीन पे आपको ऐसा एक फाइनल इमेज मिलेगा। सो दैट इज व्हाट वी आर स्टेटिंग हियर एज वेल। सो यहाँ पे वही बताया, वी हैव अपर फील्ड जिसके अंदर सारे ऑड लाइंस रहेंगे, वी हैव लोअर फील्ड जिसके अंदर सारे इवन लाइंस रहेंगे। टू फॉर्म अ इमेज ये दोनों को बाद में हम लोग कंबाइन करेंगे। So I hope this is clear to everyone. Now next is what does progressive means? क्या बोला यहाँ पे? प्रोग्रेसिव या प्रोग्रेसिव स्कैन describes a method of recording where each recorded as a whole image with no fill. That is a progressive. ये जैसे हम लोग पिक्चर या रिकॉर्ड करते हैं जहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ है जो कंटिन्यूअसली इमेजेस को रिकॉर्ड कर रहा है, दैट इज़ अ प्रोग्रेसिव वन। ओके, सो उसके आगे अगर आप देखेंगे जब अगर HD वीडियो कैमराज रहेंगे वो प्रोग्रेसिव रहेंगे। नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे आपको वही दिया है, बाकी के सम पॉइंट्स दिए। कंप्यूटर मॉनिटर एंड सम HD TVs यूज प्रोग्रेसिव स्कैनिंग टू डिस्प्ले द वीडियो वन बाय वन। सो जैसे इंटरलेसिंग होता है, ये क्या करेंगे? डी इंटरलेसिंग करेंगे, जिससे आपको वो पूरा जो एक रिकॉर्डेड पॉइंट है वो आपको प्लेबैक हो जाए कंप्यूटर पे। HD स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है, HD हाई डेफिनेशन होता है। सो HD के अंदर कौन से आएंगे वो यहाँ पे आपको दिए। और जब अगर हम लोग वेब पे अगर कोई वीडियो या कुछ देखते हैं सो और HD डेफिनेशन जो हाई डेफिनेशन की वीडियोस जो देखते हैं उसका रिजोल्यूशन क्या रहेगा वो यहाँ पे दिया है। सो टेक्निकल टर्म्स नहीं है, बट आपको अगर MCQs में अगर आता है तो अगर यहाँ पे देखो 720x576 या जिसका फ्रेम साइज 4:3 है वो SD में आएगा। और 1280, 1920 एंड 1440 ये वाले जो है वो आपके HD में आएंगे। सो ये आपको MCQ के लिए ये पैटर्न पता होना चाहिए। सेम यहाँ पे भी एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है। वीडियो कंट्रोलर्स कौन होते हैं? लाइक वी हैव अ ग्राफिक कार्ड और अ वीडियो कार्ड, ये आपके वीडियो कंट्रोलर बोलते हैं इसको टेक्निकली। ग्राफिक कार्ड को हम लोग वीडियो कंट्रोलर बोलेंगे, ठीक है। सो उसका काम क्या रहेगा वो आपको यहाँ पे दिया है, 2D 3D इमेजेस डिस्प्ले करने के लिए। वीडियो कंट्रोलर नॉर्मली जब अगर हम लोग को कोई ग्राफिक्स या कुछ अगर बताना है, नॉर्मली भी आप यहाँ पे ये जो देख रहे हो ये भी ग्राफिक्स है, तो ये भी बताने के लिए आपको ग्राफिक कार्ड ही रिक्वायर्ड होगा। ये नॉर्मल कंप्यूटर से ये नहीं हो सकता। वो पहले मदरबोर्ड के ऊपर ऑन बोर्ड इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड आते थे और हाई रेजोल्यूशन गेम्स के लिए आपको अलग से ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करने पड़ते थे। अभी मोस्ट ऑफ कंप्यूटर्स पे बेटर परफॉर्मेंस के लिए 3D गेम्स अगर कोई खेलता है या एनिमेटेड टाइप के कोई वीडियो या मूवी देखते हैं हम लोग, तो उसको एक अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए मोस्ट ऑफ कंप्यूटर्स या लैपटॉप हम लोग लेते हैं, उसमें इनबिल्ट ही आपको उतने ग्राफिक कार्ड मिलता है। GPU stands for Graphical Processing Unit. Computer to figure out which of your monitor's pixels should be what color at what time on your screen within a matter of milliseconds. It has to do a ton of calculations very, very quickly. In modern computers, this is accomplished by the graphics card, a term many are familiar with, but might not understand all that well. Now, a graphics card is like a smaller version of your entire computer, but one dedicated to the task of figuring out how to put images on your screen, particularly images that represent a three-dimensional world. Like your computer, the graphics card has its own processor inside of it, known as the GPU or Graphics Processing Unit. The GPU is to your graphics card what the CPU is to your computer as a whole.
The primary difference between a GPU and a CPU is in how many cores they have. The cores of a processor are like small calculators that can very quickly do the calculations required for your computer to think. A modern CPU usually has about 8 cores at least, while a modern graphics card has anywhere between 1,000 and 4,000 of them. Although a CPU has less cores, each core in the CPU is far more powerful than each one in the graphics card. This is because CPUs are used for things like logic and instructions, which can get very complicated. Even though these cores are more powerful, they can each only do one task at a time. Now when you're talking about instructions, that's okay. But the individual tasks that are required for graphics rendering aren't really all that complicated, there's just a lot of them. So using a CPU to render graphics would result in all of the potential of those cores being wasted. We end up with all the tasks waiting in line and being rendered slowly. Not ideal for graphics. Now the cores in a graphics processing unit, being simple but very numerous, are perfect for this task. So in summary, a CPU can do 8 really complicated things at once, while a GPU can do thousands of very simple things at once. Think of one person with 2 big strong arms and another person with 10 very weak arms. If you needed 2 big heavy things lifted, the guy with 2 arms is best for that task. But if you need 10 lightweight things lifted, someone with 10 weak arms is better. The ability to do a bunch of calculations quickly is particularly important for the rendering of 3-dimensional worlds. When computers create 3D worlds, they use something called vector graphics. This means they plot out the coordinates on a 3-dimensional graph and then draw lines in between them based off mathematical calculations, similar to what you likely did in geometry class. Every object and shape really just comes down to that. Where are these points in relation to each other, and what is the curvature of the line between them? That all just comes down to math, doing a whole bunch of calculations really quickly. This is also why graphics cards are so useful in the process of acquiring cryptocurrency. The type of calculations needed to participate in what's known as Bitcoin mining are far more suited to a bunch of small cores than a few very powerful ones. Now because your graphics card is like its own computer, it not only has its own CPU, but it also has its own RAM. This is often referred to as video RAM or VRAM. And like with your computer's primary RAM, the RAM in your graphics card stores small amounts of very easily accessible data. In the image creation process, some types of data are very important and need to be used regularly, so the RAM in your graphics card stores that data and sends it to the GPU as needed. So those are the basics of why and how a graphics card does what it does. If you want to know more about the topic of graphics cards, liking, subscribing, and commenting are a great way to let me know that this video is of interest. Okay, so I hope basic आपको समझ में आया. अब यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे, we required a GPU, as it suggests. Bitcoin mining के लिए हम लोग GPUs use करते हैं, which are way more faster compared to a CPU. अलग से हम लोग ऐसे पावरफुल कंप्यूटर लाइक वी हैव अ गेमिंग कंप्यूटर, आप देख लो कि उसमें अलग से वी हैव अ GPU 4 8GB ग्राफिक कार्ड होगा, देन वी माइट बी हैविंग 32GB ऑफ रैम, ग्राफिक कार्ड का अलग से रैम होगा, सो जिससे आपका जो प्रोसेसिंग पावर है, जो स्पीड है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. सो GPU का बेसिक दिया हुआ है, एज यू कैन सी ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर और मदरबोर्ड. जैसे हम लोग के पास CPU होता है, वैसे ही यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव अ GPU स्पेशली टू अकम्प्लिश दी ग्राफिकल टास्क, और अलग अलग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो होंगे वो ये ग्राफिक कार्ड कंप्लीट कर सकता है बहुत ईजीली. एडवांस वीडियो कार्ड जो है वो अगर आप देखेंगे वो क्या बोला है, मोर फ्रिक्वेंटली रिफर्ड टू एज वीडियो कार्ड्स आर इंस्टॉल्ड इन एक्सपेंशन स्लॉट्स ऑन अ मदरबोर्ड. ऑन बोर्ड वीडियो कार्ड आता है, मतलब अलग से अगर मैंने NVIDIA का 2GB या 4GB अगर ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल नहीं किया और वो टाइम पे अगर मुझे अलग से कोई मूवी देखना है, कोई एक छोटा मोटा नॉट अ हाई रिजोल्यूशन मतलब विद हाई ग्राफिक्स के साथ में कोई गेम नहीं, कोई बेसिक सा गेम या कुछ खेलना है तो वो टाइम पे ये ऑन बोर्ड वीडियो कार्ड जो है वो आपको हेल्प करेंगे बेसिकली. सो उसी के बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है. यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखेंगे AMD रेडियन का एक आपका ग्राफिक कार्ड आता है, एक NVIDIA का आता है.
ये आपके पॉपुलर ग्राफिक कार्ड है। सो मोस्ट ऑफ कंप्यूटर जो हम लोग आज के टाइम पे लेते हैं उसके ऊपर AMD रेडियन का ग्राफिक कार्ड होगा या NVIDIA का होगा। सो मोस्ट ऑफ गेमिंग कंप्यूटर्स जो आते हैं, या गेमिंग छोड़ो, आज के टाइम पे अगर हम लोग नॉर्मल लैपटॉप्स भी परचेस करते हैं ना, तो उसमें आपको या तो NVIDIA का 2 GB आएगा या रेडियन का 4 GB ग्राफिक कार्ड, या ऐसा कुछ आपको स्पेसिफिकेशंस आते हैं। सो AMD इज़ द रेडियन ग्राफिक कार्ड विच इज़ 4 GB ऑफ मेमोरी। ये उसका स्पीड दिया हुआ है, सो ये उसका बैंडविड्थ दिया हुआ है। और सेम में अगर हम लोग देखेंगे, सो माइक्रोसॉफ्ट के जो कंप्यूटर्स जो रहते हैं उसके अंदर अगर आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट DirectX और NVIDIA। सो एक जो है रेडियन जो है वो AMD का साइड से है, तो AMD के बहुत सारे जो प्रोसेसर्स या कंप्यूटर्स रहते हैं उसके साथ ये सपोर्ट में आता है। ऐसा नहीं है, इंटेल बेस्ड कंप्यूटर्स के साथ में भी आता है। और माइक्रोसॉफ्ट का NVIDIA जो है वो भी आपको मिलता है इंटेल या AMD के साथ सपोर्ट में। नाउ ये सब आपका बेसिक थियरी हो गया अब तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा वो कंप्यूटर ग्राफिक्स का। नाउ ऑनवर्ड्स वी एक्चुअली स्टार्ट विद द मेन एल्गोरिदम पार्ट। यहाँ तक का ये पूरा आपका बेसिक पार्ट था, जो भी कुछ अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ना वो। इसके आगे अभी हम लोग को अगर कोई लाइंस अगर ड्रॉ करना है स्क्रीन पे, तो वो कैसे करेंगे वो यहाँ पे दिया हुआ है। लेट्स सपोज एक डायग्राम देखते हैं हम। As you can see in this diagram, we have 2 points. Okay. यहाँ पे हम लोगों का एक पिक्सल पॉइंट है और हाँ दिस वन। As you can see हम लोग के पास ABCD ऐसे अलग अलग पॉइंट्स है जिसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, और ये जो पॉइंट्स है ये अलग अलग पिक्सल लोकेशन पे है। या फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हो, फर्स्ट मेरे पास जो पॉइंट है उसका वैल्यू है 6,13, मतलब x एक्सिस पे इट इज ऑन अ 6th पोजीशन एंड ऑन y एक्सिस इट्स एट 13 पोजीशन। देखो दिस इज माय x कोऑर्डिनेट, इस पे ये 6 नंबर पे ये वाला पिक्सल आ रहा है जो डॉट बन रहा है वो, और y एक्सिस पे वो 13 पोजीशन पे आ रहा है। मतलब जस्ट टू क्रिएट वन डॉट ऑन अ स्क्रीन आपके पास यहाँ पे x एंड y दोनों का वैल्यू रिक्वायर्ड है। दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट 2D, 2 डिमेंशनल वे में 2 डिमेंशनल इमेज पे अगर आपको एक पॉइंट ड्रॉ करना है, देन वी रिक्वायर्ड देयर कोऑर्डिनेट्स x एंड y कोऑर्डिनेट। सो यहाँ पे पिक्सल वैल्यू फर्स्ट डॉट का अगर आप देखेंगे तो वो क्या है 6,13, x एक्सिस पे वैल्यू 6 है, y पे 13 है। सेकेंड पॉइंट जो है उसका वैल्यू है 18/6। सो देखो x एक्सिस पे उसका वैल्यू 18 है, यहाँ पे देखो ये x एक्सिस पे इट्स 18 एंड ऑन y एक्सिस इट्स एट 6। अब बेसिकली हम लोगों ने स्क्रीन पे 2 डॉट्स तो बना दिए। अब ये 2 डॉट्स को कनेक्ट करके सॉरी, अब ये 2 डॉट्स को कनेक्ट करके अगर आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, तो ये पिक्सल 1 एंड दिस इज पिक्सल 2, ये दोनों के बीच के ये जो बाकी के जो ये स्क्वायर बॉक्सेस है, इसको कट करते हुए एक लाइन स्ट्रेट जाएगा। अगर वो लाइन स्ट्रेट नहीं जाएगा ना, तो ऐसा कुछ आपका लाइन बनेगा, समझ रहे हैं? ऐसा दिखेगा अगर आप वो पिक्सल्स को पूरा कट नहीं करोगे तो। सो दिस इज नॉट अ स्ट्रेट स्मूथ लाइन, वी रिक्वायर्ड अ स्मूथ लाइन। सो वो स्मूथ लाइन बनाने के लिए ही हम लोग अभी अलग अलग जो एल्गोरिदम्स जो है वो देखेंगे, ठीक है। वी रिक्वायर्ड सम लाइन लाइक दिस, दिस इज द स्मूथ लाइन। अगर हम लोग सारे पिक्सल्स को अगर प्रॉपरली कनेक्ट कर देंगे तो वो जो लाइन है आपका वो ऐसा कुछ दिखेगा, स्क्वायर स्क्वायर कनेक्ट किया हुआ। हम लोगों को कैसा चाहिए, एक ऐसा स्मूथ लाइन रिक्वायर्ड है ना, ऐसा एक स्मूथ लाइन रिक्वायर्ड है, दिस वन, नॉट लाइक दिस वन। सो उसके लिए हम लोग क्या पैटर्न फॉलो करेंगे वही हम लोग अभी यहाँ पे समझने वाले। सो हम लोग के पास 2 पॉइंट है स्क्रीन पे, like we have 2 points, point 1 and point 2 है, या we yeah here as you can see we have 2 points। फर्स्ट पॉइंट हम लोगों का x एक्सिस पे 2,1 पे है, सेकेंड पॉइंट हम लोगों का 3,5 पे। अब ये 2 पॉइंट्स को आपको कनेक्ट करना है और वो स्मूथ वे में करना है, तो उसके लिए हम लोग एल्गोरिदम्स यूज करेंगे। अगर आप स्मूथ वे में नहीं कनेक्ट करेंगे तो आपको जो लाइंस मिलेंगे वो ऐसे कुछ मिलेंगे, इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस वन।
जहाँ पे पिक्सल बाय पिक्सल्स वो कनेक्ट हो रहे हैं। सो ऐसे लाइंस तो हम लोग को नहीं रिक्वायर्ड होंगे। हम लोग को जो लाइंस चाहिए वो कैसे चाहिए, ऐसे स्मूथ चाहिए। सो वो स्मूथ लाइन का मतलब क्या है, आप जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो पिक्सल को पूरा यूज नहीं करेंगे, वो पिक्सल के लोअर पार्ट में से, पिक्सल के अपर पार्ट में से, ये देखो ये जो स्क्वायर्स है उसको वो अपर साइड, लोअर साइड या बीच में से कहीं से तो कट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये एक पिक्सल को आपको कौन से पार्ट में से कट करना है और कितना पार्ट उसका ड्रॉ दिखना चाहिए, बराबर है। उसके लिए अभी हम लोग यहाँ पे अलग अलग एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे, और उसमें से जो फर्स्ट जो हम लोगों का एल्गोरिदम है वो ये वाला है, स्कैन कन्वर्जन। दैट्स आवर फर्स्ट एल्गोरिदम। सो आपको यहाँ पे अभी सबसे पहले क्या दिया है, अगर ये बहुत बेसिक अगर आप पढ़ेंगे, वी हैव 2 लाइन्स, 2 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है आपका वो कहाँ पे, 2,2 पे, और सेकेंड पॉइंट कहाँ पे है, 6,6 पे। सो 2 पॉइंट्स मिल गए मुझे। दिस इज माई स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज माई एंडिंग पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट मेरा 2,2 पे है, एंड पॉइंट मेरा 6,6 पे, और उसके बीच में अभी वी हैव दिस 3 पिक्सल्स जिसको आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। या इट माइट पॉसिबल कि वी हैव फर्स्ट पॉइंट एट 0,2, मतलब एक्स एक्सिस पे वो कहीं पे नहीं जा रहा है, वाई एक्सिस पे उसका वैल्यू क्या है, 2 है। अगेन एक्स एक्सिस पे वो उसका वैल्यू 0 ही है, और वाई एक्सिस पे उसका वैल्यू क्या है, 6 है। सो दिस इज एंडिंग पॉइंट, और इसके बेस के ऊपर आपको ये लाइन ड्रॉ करना है। एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोगों के पास वी हैव दिस 2 पॉइंट्स, जैसे हम लोगों ने देखा था। सपोज मैं कंप्लीट स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो सपोज फर्स्ट पॉइंट इज दिस, सेकेंड पॉइंट इज दिस। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, फर्स्ट पॉइंट आपका 2,2 पे है, सेकेंड पॉइंट आपका 6,6 पे है, बराबर है। सो ऐसे ही यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट, दिस इज माई सेकेंड पॉइंट। अब ये दोनों को कनेक्ट करना है। सो उसके लिए हम लोग कोई ना कोई एक एल्गोरिदम यूज़ करेंगे। सो अगर आप ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए नॉर्मल एल्गोरिदम अगर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उसके बीच में के जो पिक्सल्स है ना वो ऐसे कनेक्ट होते जाएंगे। बट हम लोगों को क्या चाहिए, ये पिक्सल्स आप आइडेंटिफाई करो और उसको आप कट करके एक स्मूथ लाइन ड्रॉ करो। दैट्स आवर मेन पर्पस। और उसके लिए अभी हम लोग ये वाला एल्गोरिदम देखेंगे। सो आई होप एग्जैक्टली हम लोग क्या पढ़ने वाला है आपको वो क्लियर है। सो यहाँ पे आपको उसके लिए जो फर्स्ट एल्गोरिदम जो मिलता है, विच इज कॉल्ड एज DDA एल्गोरिदम, जहाँ पे 2 पॉइंट्स के बीच में के कौन से पिक्सल्स आपको कनेक्ट करने हैं ना, वो हम लोग यहाँ पे बताते हैं। सो DDA लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम या DDA एल्गोरिदम, वो यहाँ से हम लोग यूज़ करेंगे। क्यों? बिकॉज मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट है 2,2, एंडिंग पॉइंट है 6,6, और ये दोनों के बीच में ये हम लोगों को पॉइंट्स जो है, पिक्सल्स जो है वो कनेक्ट करता है। तो 2 और 6 के बीच में कौन से पिक्सल्स आएंगे, 3, 4 एंड 5। और उसके लिए हम लोग के पास यहाँ पे एक रेडी मेथड भी आता है, सी प्रोग्रामिंग या C++ प्रोग्रामिंग अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो उसमें जो ग्राफिक पैकेज आता है उसमें पुट पिक्सल नाम का एक रेडी फंक्शन भी है, जो बेसिकली आप अलग अलग लोकेशंस पे, सपोज मुझे एक पिक्सल ड्रॉ करना है 3 पे, 4 पे, 5 पे, तो ये लोकेशंस पे मैं अलग अलग अपने पिक्सल्स मार्क करने के लिए पुट पिक्सल फंक्शन भी यूज़ कर सकता हूँ। देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे DDA एल्गोरिदम में क्या बोला है, कंसिडर 1 पॉइंट लाइन एट x0 y0 एंड सेकेंड पॉइंट कहाँ पे आएगा, x1 y1। सो यहाँ पे ये मेरा 2,2 जो है वो है x0 y0, देन 6,6 जो है वो है x1 y1। दैट्स माई सेकेंड पॉइंट। नाउ आपको एग्जैक्टली ये भी फाइंड करना पड़ेगा कि जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है, दिस इज माई x0 y0, उसके बीच में और एंडिंग पॉइंट, सॉरी, एन एंडिंग पॉइंट जो है हम लोगों का, दैट इज 6,6 x1 y1, ये दोनों का डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि आपको ये फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट कनेक्ट करके जो लाइन ड्रॉ करना है उसके लिए टोटल कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स या स्क्वायर्स आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मेरा x1 जो है माइनस x0,
x1 मेरा क्या है 6 है और x0 क्या है 2 है, तो 6 माइनस 2 क्या होगा 4 होगा। सेम वे y1 माइनस y0, तो y1 क्या है 6 है, y0 क्या है 2 है। सो यहाँ पे dy डिफरेंस बिटवीन x1 एंड y1 सॉरी x1 माइनस x0 dx है एंड डिफरेंस बिटवीन y1 माइनस y0 dy है। तो उससे आपको दो डिफरेंस मिल गया। सो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, क्या कैलकुलेट किया dx एंड dy बराबर है। उसके बाद क्या बोला है डिपेंडिंग अपॉन द एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब जो एग्जैक्ट आपको नंबर मिला है ऑफ dx एंड dy चूज द नंबर ऑफ स्टेप्स टू पुट पिक्सल। मतलब अगर मुझे यहाँ पे जो 6 माइनस 2 करने के पे dx का वैल्यू 4 मिला, देन 6 माइनस 2 किया मैंने, y1 का वैल्यू 6 है, y2 का वैल्यू y0 का वैल्यू 2 है, तो उस पर भी मुझे वैल्यू क्या मिला 4 मिला। सो अभी मुझे क्या पता चला कितने स्टेप्स कितने बार पुट पिक्सल मुझे यूज़ करना पड़ेगा 4 टाइम्स, बिकॉज 2 और 6 के बीच में देर आर 4 पिक्सल्स जो हम लोग को कनेक्ट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप हम लोगों ने क्या फॉलो किया, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ dx इफ इज ग्रेटर देन dy। याद रखो ये इफ कंडीशन लिखा है हम लोगों ने, क्या लिखा हम लोगों ने, इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ dx, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ dx क्या है 4 है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ dy क्या है 4 है। इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ dx इज ग्रेटर देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ dy, देन आपका फर्स्ट जो पुट पिक्सल फंक्शन कैलकुलेट करेगा वो कहाँ पे करेगा dx पे, एल्स इट वर्क्स ऑन dy। कोलन का मतलब एल्स होता है। एक लाइन में इफ एल्स लिखने का ये पैटर्न है। सो सपोज यहाँ पे मैंने स्टेप्स क्या लिया है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ dx को मेजर करो विद dy। अगर ये कंडीशन अगर ट्रू होता है तो फर्स्ट स्टेप dx पे फॉलो होगा, एल्स फर्स्ट स्टेप जो है वो dy पे जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो दिस इज इफ एल्स। ये आपका स्टार्टिंग का इफ वाला पार्ट है। इफ कंडीशन इज दिस, अगर ट्रू है तो ये फॉलो होगा, फॉल्स है तो ये फॉलो होगा। ये शॉर्टकट है, याद रखना। एंड एक्स इंक्रीमेंट मतलब आपको जो लाइन इंक्रीमेंट करना है बराबर है, वो लाइन इंक्रीमेंट आपको ऐसे वर्टिकली करना है, हॉरिजॉन्टली करना है या क्रॉस में करना है, वो हम लोग यहाँ से डिफाइन करेंगे। सो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, कैलकुलेट इंक्रीमेंट इन एक्स एंड वाई फॉर ईच स्टेप बराबर है। सो अभी अगर एक्स और वाई का वैल्यू दोनों का अगर सेम है, देखो यहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम है, मतलब आपका जो लाइन ड्रॉ होगा वो क्रॉस में होगा, इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस। लेकिन अगर x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू मेरा चेंज हो रहा है बराबर है, तो मेरा लाइन जो ड्रॉ होगा वो ऐसे जाएगा। यहाँ पे सपोज x का वैल्यू 2 है, सॉरी ये वाले पॉइंट के लिए फॉर दिस पॉइंट, ये देखो y का वैल्यू चेंज हो रहा है, मतलब x का वैल्यू जो है 0 ही है, तो y एक्सिस के ऊपर मेरा लाइन जो है वो प्रोग्रेस करेगा। लाइक यहाँ पे मेरा y का वैल्यू 2 है, यहाँ पे मेरा y का वैल्यू जो है वो 6 है, ठीक है। here might be it is 6 at this point। देन ये वाला जो पॉइंट है इसके लिए हम लोग का लाइन जो है वो ऐसे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सपोज वो 2,2 है और ऊपर जो है वो 6,6 है, सो इट वुड बी लाइक दिस। सो एक्स इंक्रीमेंट से हम लोग फाइंड करेंगे कि आपको लाइन जो इंक्रीमेंट करना है वो एक्स एक्सिस पे जाएगा या वाई एक्सिस पे जाएगा, तो उसके हिसाब से हम लोग एक्स एंड वाई दोनों इंक्रीमेंट फाइंड करेंगे। दिस इज द फॉर्मूला। तो अगर ये वाला अगर पार्ट है तो इसमें एक्स इंक्रीमेंट तो कुछ भी नहीं रहेगा, बिकॉज एक्स का वैल्यू हमेशा यहाँ पे 0 ही है ना, सिर्फ वाई ही इंक्रीमेंट होगा। सो एक्स इंक्रीमेंट कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर ही लाइन स्ट्रेट जा रहा है। अगर लाइन अगर ऐसे जाएगा तो क्या होगा, x इंक्रीमेंट होते जाएगा, y इंक्रीमेंट कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज y का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा ना फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन। फॉर वर्टिकल लाइन y का वैल्यू चेंज होगा, x का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। एंड क्रॉस लाइन के लिए देन आपका x और y दोनों का वैल्यू चेंज होगा। तो आपके फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट के हिसाब से हम लोग यहाँ पे x एंड y इंक्रीमेंट फाइंड आउट करते हैं और उसके बेस के ऊपर देन हम लोग आगे जो हम लोग के पिक्सल्स कहाँ पे आपको प्लेस करने हैं वो करते हैं। सो एक्स इंक्रीमेंट वाई इंक्रीमेंट यहाँ पे वैल्यू दिया आपको। फर्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या बोला है, पुट पिक्सल फॉर ईच स्टेप। x0 x पे फीड किया, y0 y में फीड किया, बाद में फॉर लूप चलाया हम लोगों ने।
फॉर लूप कब तक चलते रहेगा? जब तक हम लोगों का सारे पिक्सल्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट के बीच में के हम लोग के कंप्लीट ना हो जाए, और वो सारे पिक्सल्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, वाइट कलर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मैंने ये जो प्रोग्राम्स है ये ऑलरेडी एक बार किए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। वी कैन डू वन थिंग, प्रैक्टिकल पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करते हैं, बिकॉज वो एल्गोरिदम को थोड़ा टाइम जाएगा। सो आज नहीं करा रहा हूँ मैं, विल वेट फॉर 10 मिनट्स और उसके बाद ये लेक्चर एंड करते हैं हम लोग। ठीक है।